नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस छोटी सी डिवाइस के बारे में जो शायद इस वक्त भी आपके हाथ में ही हो या पास में रखा हो। जी हाँ, स्मार्टफोन। हमारे पास ना एक निबंध का अंश है जो इसी पे फोकस करता है कि भाई हमारी जिंदगियों पर इसका असर क्या है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस निबंध के जरिए कि कैसे ये डिवाइस हमारे रोजमर्रा के लगभग हर काम से, हर आदत से जुड़ गया है। मतलब ये सिर्फ एक फोन तो रहा नहीं अब। सही बात है, ये तो बहुत कुछ बन गए। हाँ, तो ये बदलाव आया कैसे? मतलब इतनी तेजी से, एक दशक या उससे कुछ ज्यादा टाइम में। चलिए इस निबंध के पॉइंट्स को देखते हैं जरा और समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक यूज से, कम्युनिकेशन यानी संचार। निबंध भी यहीं से शुरू करता है। फोन कॉल्स, मैसेज, वीडियो कॉल और हाँ, सोशल मीडिया एप्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप। इनसे हम दुनिया में कहीं भी कभी भी जुड़ जाते हैं। ये शायद पहला और सबसे बड़ा फायदा है ना? हाँ, और इसने ना दुनिया को कितना छोटा महसूस कराया है, ये सोचने वाली बात है। पहले कहाँ चिट्ठी पहुंचने में हफ्ते लगते थे। हाँ बिल्कुल। या अंतर्राष्ट्रीय कॉल तो मतलब खास मौकों पर ही होती थी। अब वो फासले जैसे हैं ही नहीं, सब कुछ इंस्टेंट है। सही। लेकिन हाँ, एक बात और सोचने की कि क्या इस तात्कालिकता ने, इस इंस्टेंट कनेक्शन ने बातचीत की गहराई को भी बदला है। अच्छा, कैसे? मतलब जैसे अब छोटे छोटे लगातार अपडेट्स होते हैं, शायद इसने लंबी गहरी बातचीत की जगह ले ली है। तो सवाल सिर्फ जोड़ने का नहीं है, हम कैसे जुड़ रहे हैं उस पर भी असर हुआ है, मैं मानती हूँ। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। जुड़ाव का तरीका ही बदल गया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। निबंध का अगला फोकस है शिक्षा और ज्ञान। हाँ, इसमें बताया गया है कि इंटरनेट के जरिए पढ़ाई का मटेरियल, ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स, ये सब कितनी आसानी से अवेलेबल है। बिल्कुल। और छात्र शिक्षक सभी ऑनलाइन क्लासेस और लर्निंग ऐप्स का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा जाए तो ज्ञान तक पहुंचना वाकई बहुत आसान हो गया है। हाँ, मतलब ज्ञान अब कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। सही कहा। इसे कहते हैं ज्ञान का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन। कोई भी कहीं भी कुछ भी सीख सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर इसके साथ एक चुनौती भी है, वो है जानकारी की बाढ़, मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी जानकारी भरोसेमंद है, कौन सी भ्रामक, सब कुछ एक साथ मिलता है। हाँ, ये तो है। तो ज्ञान तक पहुंच तो बढ़ी, पर सही ज्ञान तक पहुंचने का जो स्किल है, जिसे हम डिजिटल लिटरेसी कहते हैं, वो अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। सिर्फ जानकारी मिलना काफी नहीं है, उसे परखना भी आना चाहिए। बिल्कुल सही। ये आज के टाइम की एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। अच्छा, अब आते हैं कामकाज की दुनिया पर। वर्कप्लेस। ओके। मैनेजमेंट ऐप्स का, इनसे कर्मचारी जुड़े रहते हैं और काम कहीं से भी किया जा सकता है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ऐसा कहा गया है। हाँ, और इसने तो काम करने के मॉडल को ही फंडामेंटली बदल दिया है, मैं कहूँगी। रिमोट वर्क, फ्लेक्सिबल वर्किंग, ये सब अब सिर्फ बातें नहीं रहीं, ये हकीकत बन गई हैं। हाँ बिल्कुल। कंपनियां अब दुनिया भर से टैलेंट हायर कर सकती हैं। ज्योग्राफिकल बैरियर टूट गए हैं। कर्मचारियों को भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। फायदे तो हैं। फायदे तो हैं, लेकिन जैसा निबंध भी इशारा करता है, इसने एक ऑलवेज ऑन कल्चर को भी जन्म दिया है। मतलब आप काम से कभी डिस्कनेक्ट ही नहीं होते। हाँ, वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ वाली लाइन। बिल्कुल, वो लाइन बहुत धुंधली हो गई है। प्रोडक्टिविटी शायद बढ़ी हो, पर क्या वो मेंटल पीस की कीमत पर? ये सवाल भी सोचना जरूरी है। प्रोडक्टिविटी बनाम मानसिक शांति, ये बैलेंस साधना शायद हम अभी सीख ही रहे हैं। खैर, अब उस एरिया में चलते हैं जहां स्मार्टफोन शायद सबसे ज्यादा यूज होता है। एंटरटेनमेंट। हाँ, मनोरंजन और मीडिया। निबंध कहता है म्यूजिक सुनना, वीडियो देखना, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह, गेम्स खेलना, किताबें पढ़ना, स्पॉटिफाई जैसी स्ट्रीमिंग सेवाएं, सोशल मीडिया, सब एक ही स्क्रीन पर। और ये एंटरटेनमेंट का ना एक्सट्रीम पर्सनलाइजेशन है। अब मास मीडिया नहीं, माय मीडिया का जमाना है। हाँ, सही। एल्गोरिदम तय करते हैं कि हमें क्या दिखेगा, हमारी पसंद के हिसाब से। तो हम अपनी पसंद की दुनिया में और गहरे उतरते जाते हैं। चॉइस तो अनलिमिटेड है, जो बढ़िया है। पर इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि हम अनजाने में अपने फिल्टर बबल में कैद हो सकते हैं। मतलब हमें सिर्फ वही दिखता है, वही सुनाई देता है जो हम चाहते हैं या जो एल्गोरिदम हमें दिखाना चाहता है। हाँ, मतलब दूसरे विचारों से सामना कम हो जाता है। एग्जैक्टली। विचारों की विविधता कम हो सकती है। तो एंटरटेनमेंट तो भरपूर है, पर क्या वो हमें कहीं ना कहीं संकीर्ण बना रहा है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।
अच्छा, निबंध में हेल्थ और फिटनेस का भी जिक्र है। हेल्थ एप्स, स्टेप काउंटर, कैलोरी ट्रैकर, वर्कआउट गाइड। हाँ, और टेलीमेडिसिन भी। हाँ, टेलीमेडिसिन और हेल्थ की जानकारी तक आसान पहुंच, ये सब अब काफी कॉमन हो गया है। और इसने हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ाने में और सेल्फ मैनेजमेंट में वाकई मदद की है। लोग अपना हेल्थ डेटा ट्रैक करके ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। और टेलीमेडिसिन ने तो खासकर दूर दराज के इलाकों में हेल्थ सर्विसेज की पहुंच बढ़ाई है। ये तो बड़ा फायदा है। हाँ, फायदा बड़ा है, लेकिन यहाँ डेटा प्राइवेसी का सवाल बहुत सीरियस है। हमारा हेल्थ डेटा हमारा सबसे पर्सनल डेटा होता है। इसका गलत इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये अक्सर हम सोचते नहीं। और दूसरा रिस्क है इन एप्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाना या गलत जानकारी के बेसिस पर खुद ही इलाज करने लगना। टेक्नोलॉजी मददगार है, पर वो एक्सपर्ट डॉक्टर का विकल्प नहीं हो सकती। सही बात है। हेल्थ डेटा की सुरक्षा और एप्स पर निर्भरता, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अच्छा, अब आते हैं सुरक्षा और इमरजेंसी सर्विसेज पर। ओके। निबंध के मुताबिक इमरजेंसी में मदद बुलाना हो, जीपीएस से रास्ता खोजना हो, या अपनी लोकेशन शेयर करनी हो, या फिर सेफ्टी एप्स जैसे एसओएस अलर्ट, फैमिली ट्रैकिंग, इन सब ने स्मार्टफोन को एक जरूरी सेफ्टी टूल बना दिया है। हाँ, इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट तो बिल्कुल साफ है। किसी अनजान जगह पर हो या किसी मुश्किल में हो तो ये लाइफ सेविंग भी हो सकता है। ये एक तरह की सुरक्षा की भावना देता है। लेकिन वही बात फिर से आती है, इसी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी का दूसरा पहलू है प्राइवेसी का हनन। लोकेशन शेयरिंग फायदेमंद है, पर लगातार ट्रैक किए जाने की संभावना वो चिंता भी पैदा करती है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी का ड्यूअल नेचर है, फायदा और उसके गलत इस्तेमाल का डर हमेशा साथ साथ। बिल्कुल। चलिए, अब इकोनॉमी पर इसका क्या असर है वो देखते हैं। ई कॉमर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। निबंध में ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट, बैंकिंग, मनी ट्रांसफर, डिजिटल पेमेंट्स जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इन सब का जिक्र है। इनसे कैश पर निर्भरता कम हुई है और लेन देन काफी आसान हो गया है। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये हमारे इकोनॉमी के डिजिटलीकरण का एक बहुत बड़ा पिलर है। इसने बिजनेस के नए मॉडल खड़े किए हैं। जैसे छोटे व्यवसायों को अब बड़ा मार्केट मिल गया है ऑनलाइन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी ज्यादा लोगों तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ी है। डिजिटल लेन देन से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है। ये तो अच्छे पॉइंट्स हैं। हाँ, लेकिन इसके साथ ही डिजिटल डिवाइड का मुद्दा भी है। मतलब जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट नहीं है, वो इस डिजिटल इकोनॉमी से कहीं ना कहीं बाहर रह जाते हैं। हाँ, यह असमानता बढ़ सकती है। और ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा तो है ही, जिसके लिए लगातार सावधानी और जागरूकता जरूरी है। तो मतलब डिजिटल इकोनॉमी का फायदा सब तक बराबर पहुंचे, ये देखना भी एक चुनौती है। अच्छा, आखिर में निबंध बात करता है सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट की। कि स्मार्टफोन हमें अलग अलग कल्चर्स, कम्युनिटीज, दुनिया भर के घटनाओं से जुड़ने और उन्हें समझने का मौका देता है। हाँ, ये जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, उसे स्मार्टफोन ने काफी हद तक हकीकत बना दिया है। हाँ, दुनिया के किसी भी कोने की खबर तुरंत जान सकते हैं, अलग अलग कल्चर के लोगों से बात कर सकते हैं, उनका नजरिया समझ सकते हैं। इससे टॉलरेंस और ग्लोबल सिटीजनशिप की भावना बढ़ सकती है। ये अच्छी बात है। लेकिन यही प्लेटफॉर्म गलत जानकारी फैलाने, नफरत फैलाने और समाज को बांटने का जरिया भी बन सकता है। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। बिल्कुल। तो ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसमें जोड़ने की भी जबरदस्त ताकत है और तोड़ने की भी। तो अगर सारे पॉइंट्स एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? निबंध तो यही कहता है कि भाई स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक सेंट्रल हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल, एक अभिन्न अंग। कम्युनिकेशन, नॉलेज, काम, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, सेफ्टी, पैसा, समाज, कोई पहलू बचा नहीं है जो इससे अछूता हो। इसने दुनिया को छोटा कर दिया, जानकारी आसान बना दी, बहुत से काम चुटकियों में होने लगे। हाँ, बिल्कुल सही। और जैसा कि निबंध के आखिर में भी इशारा है, यहाँ सबसे जरूरी चीज है बैलेंस, संतुलन। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। चुनौती यही है कि हम इसके फायदों का इस्तेमाल कैसे करें बिना इसके नेगेटिव इफेक्ट्स के शिकार हुए। मतलब डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी असली दुनिया से कैसे जुड़े रहें, अपने आसपास के लोगों से, और हाँ, अपने आप से कैसे जुड़े रहें। सही कहा। यही बैलेंस हमें खोजना है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का सवाल नहीं रहा, अब ये लाइफस्टाइल का जीने के तरीके का सवाल बन गया है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि स्मार्टफोन हमारे लिए क्या करता है, बल्कि ये भी कि हम स्मार्टफोन के साथ क्या कर रहे हैं। इसने हमें कमाल की ताकतें दी हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर एक सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ सोचने के लिए। इस दौर में जहां हम हर पल दुनिया से कनेक्टेड रह सकते हैं,
क्या हमने अकेले रहने की, या यूं कहें कि बस खुद के साथ वक्त बिताने की जो क्षमता थी, उसे कहीं खो तो नहीं दिया है? वो जो बोरियत होती थी कभी कभी, जिससे अक्सर नए आइडियाज आते थे, क्या उसके लिए अब हमारी लाइफ में कोई जगह ही नहीं बची? सब कुछ इंस्टेंट एंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेशन से भर गया? ये बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। हाँ, इस छोटे से डिवाइस का हमारी जिंदगी और हमारे समाज पर इतना गहरा असर वाकई सोचने पे मजबूर करता है।